तो 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुई विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। अभी तक के रुझानों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। रुझानों में पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिलता दिख रहा है। रुझानों में बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। अगर रुझान नतीजों में बदलते हैं तो बंगाल में पहली बार गैर कांग्रेस, गैर लेफ्ट और गैर टीएमसी सरकार बनेगी। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। रुझानों में एक्टर विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत से थोड़ी ही दूर है। असम से बीजेपी के लिए एक बार फिर खुशखबरी आ रही है। रुझानों में असम में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनती दिख रही है, लेकिन केरलम में सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें, यहां रुझानों में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बहुमत के पार चला गया है। केरलम में लेफ्ट सरकार जाना तय है। केरलम में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी होगी। वहीं पुडुचेरी में फिर से एनडीए सरकार बनती दिख रही है। डिटेल में इस चुनावी नतीजे समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़े मेरे सहयोगी विपिन भट्ट। विपिन जी, बताइए अभी तक किस राज्य में कैसा रुझान देखने को मिला है? तो चलिए एक एक करके सभी राज्यों की तस्वीर देख लेते हैं कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिली है, किसकी जीत कितनी बड़ी है और कौन कितनी बुरी तरीके से हारा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जिस पर पूरे देश की, इनफैक्ट पूरी दुनिया की नज़र थी। तो ऑलमोस्ट 200 सीटें, कभी नंबर 200 के आसपास भी चला जाता है रुझानों में। तो 198 इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने बंगाल के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। कमल खिला तो है पूरी प्रचंडता और तेज के साथ। बहुमत का आंकड़ा 147 पे मिल जाता था, लेकिन आ गई हैं ऑलमोस्ट 200 सीटें। तो न सिर्फ बंगाल फतेह किया है बीजेपी ने, लेकिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरे के पूरे राज्य में अपनी जगह बनाई है, अपनी सीटें वहां पे देखी हैं। टीएमसी के लिए करारी हार कहलाई जाएगी। ममता दीदी का शासन 15 साल से लगातार था। कुछ लोग एंटी इनकम्बेंसी कह रहे हैं, कुछ लोग एसआईआर की बातें कर रहे हैं। बातें होती रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर रिजल्ट यह है कि बीजेपी 198 डब्बे से नीचे अब टीएमसी दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 4 और कांग्रेस के हाथ आई है सिर्फ 2 सीटें बंगाल के अंदर। लेकिन दूसरी अद्भुत और चौंकाने वाली खबर जो आ रही है वो आ रही है तमिलनाडु से, जहां पर विजय और उनकी पार्टी ने कमाल ही कर दिया है। किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी। विजय किंग मेकर कहे जा रहे थे, कहा जा रहा था कि एक आश्चर्यचकित करने वाला रिजल्ट वो लाएंगे, लेकिन कैसा कि 20, 30, 40 सीटें ले आएंगे। लेकिन वो तो लेकर आ गए 106 सीटें। सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त तमिलनाडु में विजय की है। डीएमके जो कि इस समय सत्तारूढ़ पार्टी है, वो सिर्फ 72 पे सिमट के रह गई है और एआईएडीएमके को 56 सीटें मिली है, अन्य को कुछ नहीं मिला है। तो अब समीकरण ये होगा कि इनको जो 234 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा है वो करीब 118, 117 के आसपास मिलता है। अन्य में तो कोई आया नहीं, यानी एआईएडीएमके या डीएमके के साथ ही मिलकर विजय साहब को अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। उनके स्वाभाविक जो पार्टनर नजर आते हैं वो एआईएडीएमके नजर आते हैं, जहां चुनाव से पहले भी एक तरह की सहमति थी। हालांकि इसी एआईएडीएमके का हिस्सा बीजेपी भी है, तो एक समीकरण दूर से दिखाई देता तो है कि ऐसा बनता नजर आएगा। लेकिन लेट्स सी किसके साथ वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, कमाल कर दिया है विसल पोडू, जो हम क्रिकेट में सुना करते थे, थाला फॉर अ रीजन, क्योंकि जो चेन्नई सुपर किंग्स की बात थी और इनकी भी जो पार्टी का चिन्ह है वो सीटी है, यानी विसिल ही है। तो विसिल पोडू एक बार फिर चर्चा में है तमिलनाडु के अंदर। तो टीवीके ने यहाँ पर कमाल कर दिया विजय की पार्टी ने, और इस समय पूरे देश में बात हो रही है तमिलनाडु की भी। अब अन्य राज्यों पे नजर डाल लेते हैं। इसके अलावा ये तो 2 बड़े राज्य हो गए जहां पर बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से जीतने में कामयाब हो रहे हैं और इस बार की जीत और ज्यादा प्रचंड है। 100 से ज्यादा सीटें लेकर आ रही है बीजेपी आसाम में। कांग्रेस 21 पर सिमट रही है। कई बड़े नेता उनके आ रहे हैं, एआईयूडीएफ को 2 और अन्य को 2। तो आसाम में एक बार फिर से अपनी सत्ता को बीजेपी बरकरार रखने में कामयाब रही है। 64 का बहुमत का आंकड़ा, लेकिन बहुत आसानी के साथ 100 से ज्यादा सीटें पाने में, 101 सीटें पाने में कामयाब है। रुझान जो कि अब लगभग नतीजों में बदल रहे हैं। तो यह आसाम की तस्वीर हुई। अब चलते हैं केरलम में, दक्षिण सुदूर में। यहां पे बड़ा परिवर्तन आया। अब लेफ्ट का जो आखिरी किला था इस भारतवर्ष के अंदर वो भी ढह गया है, और इसके साथ ही एलडीएफ की हार के साथ अब लेफ्ट की कोई सरकार हिंदुस्तान के अंदर नहीं बची। यूडीएफ की वापसी हुई है 10 साल बाद, अच्छी वापसी हुई है। यूडीएफ मतलब कांग्रेस लेड जो कंसोर्शियम है या गठबंधन है वो यूडीएफ है। 100 सीटों पर विजय प्राप्त की है। 140 में से 35 एलडीएफ के खाते में, एनडीए के हिस्से में 3 आई है।
अन्य के खाते में 2 गई है। तो एक राहत की खबर कांग्रेस के लिए कि दक्षिण का एक राज्य वो वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, केरल में। बहुमत का आंकड़ा 71 पर और 100 सीटें आई हैं, यानी कि बहुत ही आसानी के साथ एक बड़ी जीत के साथ सरकार यूडीएफ की बनने जा रही है केरलम के अंदर। अब नाम हो चुका है केरलम, राइट। और बात कर लेते हैं वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज पुडुचेरी की। तो यहां पर 30 सीटों की विधानसभा है और बीजेपी या एलाइज या एनडीए कह लीजिए 17 सीटों के साथ बहुत आसानी के साथ यहां पर एक बार फिर से अपनी सत्ता को कायम रखने में कामयाब रहे हैं। 16 सीटों पर ये बहुमत का आंकड़ा था, तो उससे एक ऊपर ही लेके आए और अभी ये रुझान हो सकता है 1-2 सीटें इनको यहां पर और मिलती हुई नजर आ जाए। तो इस तरीके से 5 राज्यों में से 3 में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, एक में कांग्रेस के लिए सफलता हाथ आई है और एक में विजय ने तो फिर सभी समीकरणों को झुटलाते हुए एक अलग ही तस्वीर पेश कर दी है और काफी ज्यादा बातें आज तमिलनाडु की हो रही है। चलिए, तो काफी डिटेल इंफॉर्मेशन विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं बंगाल, असम और पुडुचेरी में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर हमारी संवाददाता दीपाली नंदा मौजूद है। दीपाली, बताइए कैसा माहौल है वहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर पर? जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे निकिता, और मैं उस जगह मौजूद हूं जहां पर तैयारियां की जा रही है। आप देखेंगे यहां पर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो सबसे दिलचस्प तस्वीर है, इस वक्त मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको दिखाई कि यहां पर जो कार्यकर्ता आ रहे हैं वो झाल मुड़ी का स्वाद जरूर चख रहे हैं। आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद झाल मुड़ी का स्वाद चखा था और ये ऐलान भी किया था कि 4 मई को पूरे देश भर में झाल मुड़ी बांटी जाएगी। और आप देख सकते हैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय जहां पर अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, अपना संबोधन करेंगे। वहां पर जो कार्यकर्ता आ रहे हैं इस मौके पर झाल मुड़ी यहां पर बनाई जा रही है। और यहां पर निकिता काफी दिलचस्प है कि जितने भी लोग यहां पर झाल मुड़ी खाने आ रहे हैं वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि हमें तीखी वाली झाल मुड़ी चाहिए। इसका भी क्या मतलब है ये आप समझ पा रही होंगी। और आप देख सकती है, एक बार मैं दूसरी तस्वीरें और दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो अलग अलग तरह से यहाँ पर जीत का जश्न मना रहे हैं। झाल मुड़ी की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब मैं जो बंगाल का फेमस रसगुल्ला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बाकायदा उनके हाथ में इस तरह का पोस्टर है जिसमें लिखा है बंगाली रसगुल्ला हुआ भाजपा का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी टेम्पटिंग जो रसगुल्ला है वो यहाँ पर लेकर एक कार्यकर्ता खड़ी है। तो अब भाजपा का रसगुल्ला हुआ, आप ये कह रही हैं? हाँ जी, बंगाली रसगुल्ला जो है भाजपा का हुआ इसलिए क्योंकि जो बंगाल की जो फेमस मिष्टी है, जिसे प्रसिद्ध मिष्टी कही जाती है, वो रसगुल्ला है। और रसगुल्ले के साथ साथ माँ भगवती को कमल पुष्प भी चढ़ता है। वो कमल पुष्प अभी तक मेरे ख्याल से वो बंद होकर चढ़ रहा था और वो माँ भगवती ने खिला दिया है। तो भाजपा की ये भारी जीत है और ये जो कुछ भी है माँ भद्रकाली की वजह से है। तो माँ काली का आशीर्वाद, ये कह रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा में प्रचंड बहुमत की ओर बीजेपी बढ़ रही है और काफी ऐतिहासिक ये जीत है। पहली बार बंगाल में बीजेपी जो है भाजपा का परचम लहराने वाला है। और एक बार फिर से सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी, झाल मुड़ी की तस्वीरें। और कार्यकर्ता यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जो समय दिया गया है वो शाम 6 बजे का है। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, इंतजार अब प्रधानमंत्री मोदी का है। जी बिल्कुल दीपाली, तो बीजेपी हेडक्वार्टर पर इस वक्त जोर शोर से जश्न शुरू है। झाल मुड़ी खाया जा रहा है, रसगुल्ला भी बांटा जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में जीत के हीरो बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में सब भगवा भगवा हो गया है। उन्होंने इसे हिंदुत्व की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी पूरी तरह से अब खत्म हो जाएगी। भाई सरकार तो बीजेपी भागुआ भागुआ, अब तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना। हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। सीसीटीवी बंद हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, इसके एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीसीटीवी, वो सब रोने दीजिए, रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। वहीं टीएमसी नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की बढ़त को लेकर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंट से गिनती के आखिरी राउंड तक डटकर बने रहने की अपील की है। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে।
এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর এর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে, কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না, টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ड काउंट হয়। तो दूसरी तरफ केरलम में कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन यूडीएफ को रुझानों में बहुमत मिला है। इस पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने काफी खुशी जताई है। शशि थरूर ने इसे एंटी इनकम्बेंसी जनादेश बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने सकारात्मक राजनीति की और आने वाले दिनों में नई सरकार में केरल में विकास के लिए काम किया जाएगा। जब कांग्रेस आए, यूडीएफ का संदेश इतना अच्छा था कि हम इस देश की भलाई के लिए, इस प्रदेश के भलाई के लिए हम सारे जो कुछ जरूरी हम करने के लिए तैयार हैं और हम ईमानदारी से जनता के साथ संपर्क करते हुए हम काम करेंगे। मेरे ख्याल में इस संदेश वो लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और 10 साल के जो ये सरकार की कमियां थी, नेचुरली उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी वोट भी थे। और इसी विषय पर आज आवाज अड्डा में भी चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर जीत है प्रचंड। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। हॉर्मूज खोलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान किया है। उधर ईरान ने धमकी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी सैनिकों ने कोई दखल दी तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, इस पूरे युद्ध के सिलसिले को आज 66वां दिन है, क्या कोई अच्छा समाचार है इस पर? देखिए, अच्छे समाचार की तलाश में हर कोई है और दरअसल पर्दे के पीछे से इसकी कोशिश भी चल रही है, लेकिन जो ताज़ा हालात है वो अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से बंद हो रखा है और इसके लिए जो अमेरिका के ऊपर दबाव है कि आपने युद्ध शुरू किया, इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। पूरी दुनिया में कच्चे तेल को लेकर, गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तो अब यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि ऑपरेशन फ्रीडम चलाएंगे। वहां पे ऑपरेशन फ्रीडम के जरिए एक नेवल मिशन चलाएंगे और जाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे। जो भी वहां पे जहाज तेल लेके फंसे हो उनको पास कराएंगे, ये कोशिश करेंगे। ये जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि हम ऑपरेशन फ्रीडम चलाएंगे, तो उसके तुरंत बाद ईरान ने करारा जवाब दिया। ईरान ने कहा कि ये दरअसल सीज फायर का उल्लंघन है और अमेरिका के कोई भी सैनिक, अगर कोई सैन्य कार्रवाई यहां पर होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो उसका करारा जवाब देंगे। तो यहां पे स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में ऑपरेशन फ्रीडम कितना सफल हो पाता है ये समय बताएगा, लेकिन ऑपरेशन फ्रीडम आज से शुरू होना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि पर्दे के पीछे से दोनों देशों के बीच में, यूएस और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है। 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव ईरान ने यूएस को दिया था पाकिस्तान के जरिए। यूएस ने पाकिस्तान के जरिए इस पर अपना जवाब भेज दिया है। उस जवाब की समीक्षा ईरान कर रहा है। अब समीक्षा के बाद क्या ईरान उस जवाब को स्वीकार करता है, ये देखने वाली बात होगी। इस जवाब को स्वीकार करता है तो युद्ध स्थायी तौर पे रुक जाएगा, लेकिन ईरान का कहना है कि इस पूरे बातचीत में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो शामिल नहीं है। अमेरिका का कहना है कि आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम शामिल करना पड़ेगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, इसकी गारंटी देनी पड़ेगी। तो इसी लोग को लेकर बात फंसा हुआ है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, टाटा ट्रस्ट की 8 मई को होने वाली बैठक में टाटा सन्स के बोर्ड में बड़े बदलाव हो सकते हैं। मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक टाटा ट्रस्ट बोर्ड में अपने प्रतिनिधित्व की समीक्षा कर सकता है और कई अहम पदों पर फेरबदल देखने को मिल सकता है। 8 मई को होने वाली बैठक में टाइटन के पूर्व एमडी भास्कर भट्ट का नॉमिनेशन भी हो सकता है। भास्कर भट्ट हाल ही में दोराबजी टाटा ट्रस्ट में शामिल हुए हैं। इसके अलावा नॉमिनी डायरेक्टर वेणु श्रीनिवासन बोर्ड से बाहर हो सकते हैं। आपको
बता दें, वेणु श्रीनिवासन फिलहाल टाटा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष है। बोर्ड में वाइस प्रेसिडेंट का पद खत्म हो सकता है। बोर्ड बैठक के संभावित मुद्दों में नोएल टाटा ट्रस्टियों को जानकारी दे सकते हैं। टाटा ग्रुप की कुछ कंपनियों में हो रहे घाटे की समीक्षा भी हो सकती है। इसके अलावा टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर विस्तृत चर्चा हो सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गर्मियों में अगर विदेश जाना चाहते हैं और अब तक टिकट बुक नहीं कराया है तो अब पसंद की फ्लाइट में सीट पाना मुश्किल हो सकता है। मई के लिए एयरलाइंस ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स करीब 25% तक कम की है। क्या है ये पूरी खबर, बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। जी, वैसे तो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक दोनों ही तरह की फ्लाइट्स पे इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है वेस्ट एशिया क्राइसिस का। और जो ताज़ा आंकड़े बताते हैं, इस साल मई में पिछले साल मई के मुकाबले करीब 25% कम इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी। इसका मतलब यह है कि गर्मी की छुट्टियां की शुरुआत हो चुकी है और अगर जो लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल का प्लान बनाया है उनके लिए काफ़ी मुश्किलें होने वाली है, क्योंकि काफ़ी कम इंटरनेशनल फ्लाइट्स अवेलेबल होंगी। पिछले साल 2025 के मई की बात करें तो करीब 4200 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई थी इस समय, लेकिन इस साल करीब 3171 फ्लाइट ऑपरेट हो रही हैं। 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि कम हैं पिछले साल इसी समय के मुकाबले में। अगर एयरलाइन वाइज बात करें तो एयर इंडिया की करीब 228 फ्लाइट्स कम हैं इंटरनेशनल रूट्स पे, इंडिगो की करीब 150 फ्लाइट्स कम हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स हैं जो कि इस बार कट हुई हैं कई सारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में। और जो मुख्य कारण है, एक तो जो ATF प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है वो एक बहुत बड़ा कारण है इस कटौती का, क्योंकि इंटरनेशनल रूट्स पे अभी भी मार्केट ड्रिवन है। डोमेस्टिक रूट्स पे तो सरकार ने एक कैपिंग लगा दी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पे जो किराए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और जो एयरलाइंस हैं उनके लिए कई बार ऑपरेट करना अनसस्टेनेबल होता हुआ जा रहा है, जिसका असर मई में दिख रहा है। और जो जानकार बता रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही तो जून और जुलाई में भी जो कटौती है वो लगातार जारी रहेगी। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। हफ्ते की शुरुआत बाजार के लिए पॉजिटिव रही है। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी दिखी है, लेकिन निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुआ है। कैसे रहा है बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, लॉन्ग वीकेंड के बाद बाजार में आज काफ़ी सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो प्ले आउट होते हुए दिखाई दिए हैं। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं, काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं। और अगर बाजार की बात करें तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा यहाँ पे कूल ऑफ तो होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन फाइनली इन ग्रीन जाके बाजार ने अपनी जो क्लोजिंग है वो दिखाई है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक आज हम बात करें तो रियलिटी में अच्छा खासा जो रुझान है वो देखने को मिला है। ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं कंपनीज के, उसके बाद ही तेजी देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस आज ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। साथ में रियलिटी में, फाइनेंशियल्स में एक जो मोमेंटम था हमें पॉजिटिव साइड में ही बनता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर बात करें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अडानी पोर्ट्स, आज पूरे ही अडानी पैक में कई सारी न्यूज के चलते एक अच्छा खासा जो तेजी है वो देखने को मिली है। अडानी एंटरप्राइजेज, आयशर मोटर्स के नंबर आए हैं, नंबर काफी अच्छे हैं। रॉयल एनफील्ड की सेल में साल दर साल करीबन 31% का जो जंप है वो देखने को मिला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 4 दिन पहले नंबर्स आए थे और नंबर का रिफ्लेक्शन अभी तक देखने को मिल रहा है। गिरने वालों की बात करी जाए तो भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक नंबर्स आए, नंबर्स अच्छे आए, लेकिन जो कमेंट्री है वो थोड़ी सी बेरिश साइड में देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डीज और साथ में ONGC यहाँ पे हमें गिरते हुए दिखाई दिए हैं आज के सत्र में। अगर बात करें रियलिटी स्पेस की तो देखिए यहाँ पे जबरदस्त एक्शन जो है वो आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई दिया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, लोधा, साथ में प्रेस्टीज में भी शानदार मोमेंटम जो है वो देखा गया है। यही नहीं बल्कि अगर मेटल स्पेस की भी बात करें, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव साइड में, हेल्दी साइड में बने हुए थे, जिसके बाद वेदांता में डीमर्जर के बाद ही हमें देखने को मिला है। और साथ में जो NCLT से भी जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया। अडानी एंटरप्राइजेस तो आज पूरा ग्रुप ही इनफैक्ट खबरों में बना हुआ है। जिंदल स्टीलनेस और साथ ही साथ यहाँ पे बाकी के जो मेटल स्टॉक है वो भी अच्छे खासे मोमेंटम में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े हैं। 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन ने मार्केट आउटलुक पर बात की है। इस दौरान अनु जैन ने पावर और फार्मा शेयरों में निवेश की सलाह दी है। 2 सेक्टर्स जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो एक तो आपका पावर रिलेटेड है, तो उसमें चाहे आप ग्रिड ले ले, चाहे आप एंसिलरीज ले ले, सब अच्छा लग रहा है। दूसरा फार्मा अच्छा लग रहा है, और फार्मा में CDMO साइड पे चाहे वो लॉरस है, और थोड़ा सा लार्ज कैप में डिविस है, रूबिकॉन है, सब अच्छा लग रहा है वहां पे। तो मेरे ख्याल से वो, और एक जो नया ट्रेंड बिकॉज ऑफ व्हाट द न्यूज हैज बीन, हॉस्पिटल स्टॉक्स, तो आई थिंक वो भी अच्छा लग रहा है।
तो कल बाजार की नजर आने वाले नतीजों पर रहेगी। कल हीरो मोटो के नतीजे आएंगे। हीरो मोटो नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी है दीपाली राणा। दीपाली, बताइए कैसे रह सकते हीरो मोटो के नतीजे? हीरो मोटो की बात करें तो नंबर स्ट्रांग रहेंगे, सीक्वेंशियल वाई दोनों ही बेसिस पे। रेवेन्यूज में, मुनाफे में अच्छी ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट करेगी। रेवेन्यूज लगभग 25 से 28% की रेंज में बढ़कर आ सकते हैं हीरो मोटो कॉर्प के वाई बेसिस पे। वहीं मुनाफे में 30% की ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं। एबिटा भी 1415 करोड़ से बढ़कर 1825 करोड़ रह सकता है। मार्जिन अगेन यहाँ पर स्लाइटली सिर्फ इंक्रीज होंगे 14.4% के आसपास वर्सेज 14.2% वाई। इनकी जो डोमेस्टिक डिमांड रही वो काफी स्ट्रॉन्गर साइड पर रही, एक्सपोर्ट्स भी हायर साइड पर रहे और जिनका ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स रहा वो भी रिच साइड पर था, जिसके कारण ओवरऑल अर्निंग्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में 24% के आसपास वाई बेसिस पे बढ़ी है, जिसका फायदा मिल रहा है। एक्सपोर्ट मिक्स भी 130 बेसिस पॉइंट बढ़कर रहा है इस क्वार्टर में। कंपनी ने 2 राउंड ऑफ प्राइस हाइक ऑलरेडी किए हैं, एक जैन में किया, उसके बाद कंपनी ने दूसरा प्राइस हाइक फेब में किया। तो लगभग 300 रुपये प्रति यूनिट की कीमतें बढ़ाई इन्होंने जनवरी में, फेब में 700 रुपये प्रति यूनिट। तो की वजह से मार्जिन्स आपको स्लाइटली पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज बाकी ऑटो कंपनीज की तरह मार्जिन्स थोड़े से इंपैक्टेड दिखाई देते। वहीं इंपॉर्टेंट रहेगी कमेंट्री डिमांड आउटलुक को लेकर। एक्सपोर्ट डिमांड कितनी सस्टेनेबल दिखाई दे रही है, जो इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है उसको कंपनी कैसे टैकल कर रही है आगे जाते हुए, और क्या कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स यहाँ पर अडेप्ट किए जा रहे हैं। बट नंबर्स अच्छे रह सकते हैं हीरो मोटो कॉर्प के भी वाई और Q-on-Q दोनों बेसिस पे। शुक्रिया दीपाली इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ आवाज